गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने लास्ट टाइम दो प्रॉब्लम भेजे थे ग्रुप पर होमवर्क के साथ में, वो ट्राई कर लिया है। दो मिनट रुकना ना, वो क्वेश्चंस में इधर भी कर देता हूँ, इस पे कॉपी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भेजा था बच्चों, ये आपने ट्राई कर लिया? हेलो बच्चों, ये प्रॉब्लम ट्राई कर लिया है? आवाज आ रही है बच्चों? हेलो हेलो हेलो। बोल क्यों नहीं रहे? ये एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ये आपने ट्राई किया, ग्रुप पे सेंड किया था। डाउट है इसमें कुछ? तो अगला करें फिर, डाउट नहीं है इसमें तो। अगला फिर एक ये और क्वेश्चन था। ये इसमें बच्चों डाउट है? ये दो प्रॉब्लम दिए थे मैंने ग्रुप पे, कुछ याद वाद है कि नहीं तुम लोगों को? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, एक श्रेयस ही बोल रहा है। ठीक है, इसको करा देना, इसमें डाउट है।
इस वाले में तो आपने आराम से कर लिया होगा कि कोई भी टाइम पे क्यू चार्ज फ्लो कराया होगा, फिर हाफ इधर हाफ इधर, कोई भी टाइम का क्यू लिखा होगा, करंट लिखा होगा और किरचॉफ लॉ से रिलेट कर दिया होगा। इसको नहीं कराना है ना पक्का? एक क्वेश्चन 1 में डाउट नहीं है, सब लोग एक बार बोल दो। क्वेश्चन 1 में बच्चों डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन 2 करा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में देखो क्या बोला गया है। एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ये यहाँ पे ये स्विच है, इसको क्लोज किया जा रहा है। इफ इनिशियली C1 इज अनचार्ज, इनिशियली C1 जो था वो अनचार्ज था, एंड C2 इज चार्ज, और ये शुरू में ही चार्ज कैपेसिटर लगाया गया है। मतलब इस बार सर्किट में एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज, और इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया है? 2e तक। इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर निगेटिव प्लेट है, और ये 2e तक ऑलरेडी चार्ज है। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग, और C1 C2 की वैल्यू सी है, चार्ज ऑन C1 C2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें बताना है कि C1 C2 पे कितना चार्ज आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है ना कि एक चार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर और एक बैटरी, इनको लगाया गया और स्विच क्लोज किया गया। तो हमें इन पे चार्ज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये ई वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे स्विच था उसको हमने क्लोज कर दिया है। ये कैपेसिटर सी है, ये भी सी है, इसको C1 बोला गया है और इसको C2 बोला गया है। ये ऑलरेडी पहले से चार्ज था 2e तक, तो पहले से 2e पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू CV लगा दोगे तो यहाँ चार्ज ही लिख देते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना हो रखा है? 2Ce। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले से इतना चार्ज हो रखा है। अब आपको यहाँ पे बताना है चार्ज कोई भी टाइम पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे कितना चार्ज होगा, अभी कोई टाइम टी पे कितना आ चुका है। तो आप मान लो कि यहाँ बैटरी से कुछ क्यू चार्ज फ्लो करके यहाँ आ चुका है +Q, यहाँ पे -Q, और ये Q प्लस करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ Q चार्ज ऐसे फ्लो करके यहाँ +Q पहुंचा, और +Q फिर यहाँ से आगे बढ़ गया। वो +Q यहाँ आया, तो इस पर कितना हो जाएगा चार्ज? +Q इधर ऐड हो जाएगा, और +Q यहाँ से क्रॉस होगा तो यहाँ -Q भी बढ़ जाएगा, और फिर वो वापस घूम के Q चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, अब Q की वैल्यू प्लस या माइनस जो भी होगी खुद से आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बैटरी से हमने कुछ चार्ज फ्लो कराया और घुमा करके वापस ले आया। जिस प्लेट पे +Q चार्ज पहुंचता है वहां पे उतना चार्ज ऐड कर दोगे, और अगली प्लेट से +Q निकालोगे तो दूसरे प्लेट पे -Q चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। समझो ना, किसी प्लेट से अगर +Q चार्ज निकला तो वहां पे -Q चार्ज बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही करते थे ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग। और इस प्लेट पे अगर जो चार्ज है और वो बढ़ रहा है अगर, तो आप बोल सकते हो यहाँ जो करंट फ्लो रही होगी, जब तक चार्जिंग चल रही है तब तक जो करंट फ्लो रही होगी I, और इस प्लेट का जो चार्ज होगा उनमें क्या रिलेशन होगा? I इक्वल टू क्या रिलेशन होगा बच्चों? +dQ/dt ना, क्योंकि उसकी चार्जिंग चल रही है ना। शुरू में अनचार्ज था, फिर उस पर चार्ज आता जा रहा है। अब आपको यहाँ पे Q की वैल्यू बतानी है, तो एकदम सिंपल है। आप एक बार इस लूप में घूमोगे ना, एक लूप में घूमोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, उसमें I की वैल्यू dQ/dt डाल दो, इंटीग्रेट कर दो। कर देता हूँ अब मैं ये।
ना। मान लो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे घूम करके यहाँ आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ से जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस ई, फिर इधर गए आगे तो लिखेंगे -2/c, फिर यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो लिखेंगे आगे -I/R, माइनस, अब यहाँ पे चार्ज कितना है इस वाले कैपेसिटर पे, 2 + 2ce अपॉन में c, q/c इक्वल टू 0। कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब इसमें I वाला टर्म दूसरे साइड ले जाके उसको dq/dt लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा c - 2/c, ये हो जाएगा 2 + 2ce/c इक्वल टू I/R। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, सी एलसीएम हो जाएगा तो इधर हो जाएगा ce - 2 - 2 - 2ce ऑन में c इक्वल टू R इंटू I को लिख देते हैं dq/dt। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो ये कितना हो जा रहा है, -2q - ce अपॉन में c इक्वल टू R इंटू dq/dt। अब q वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, dt वाले एक साइड, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं इस साइड में, एक स्टेप और लिख देता हूँ पहले, 2q + ce अपॉन में RC इक्वल टू dq/dt ना। अब q वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं और dt और RC एक साइड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे शॉर्टकट वगैरह नहीं लगाओगे ना, वो सब तब था जब एक ही कैपेसिटर रहता और अनचार्ज रहता। यहाँ एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो यहाँ पर बेसिक से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिख रहा है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, शुरू में चार्ज कितना था, जो अनचार्ज कैपेसिटर था उस पर टाइम 0 पे चार्ज 0 था, फिर कोई टाइम t आते आते उस पर कुछ q चार्ज आ चुका है, यहाँ पे हो जाएगा -t/RC इक्वल टू, इधर हो जाएगा ln q के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे लिमिट डाल देंगे। q को उधर कर दो, ln को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा c e के पावर -2t/RC इक्वल टू, तो इससे q इक्वल टू आ जाएगा माइनस में ce/2 1 - e के पावर 2t/RC। नहीं, ये हमारा q की वैल्यू आ रहा है। अब जो भी q की वैल्यू है उस हिसाब से आप चार्ज बता दो। चार्ज देखो यहाँ पे q माइनस आया है, चार्ज माइनस आया है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे माना था कि q चार्ज फ्लो किया है और यहाँ पे प्लस q आया है, तो यहाँ पे q चार्ज नहीं फ्लो किया है, माइनस q चार्ज फ्लो हुआ है, तो यहाँ माइनस q आया और यहाँ प्लस q आया है। समझो बच्चों, q की वैल्यू माइनस आई है, मतलब माइनस q ऐसे आया हुआ है। जब माइनस q आएगा तो यहाँ माइनस q रुकेगा और यहाँ से आगे माइनस q चला जाएगा, तो यहाँ प्लस q आ जाएगा, और यहाँ पे आके माइनस q ऐड हो जाएगा और यहाँ पे प्लस q
ऐड हो जाएगा और ये माइनस क्यू आगे निकल के वापस आ जाएगा। तो कोई भी टाइम पर अनचार्ज कैपेसिटर पे ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी ना। मैग्नीट्यूड बस आप इतना बताओगे सी इंटू दिस, मैग्नीट्यूड ये बताओगे, माइनस बता रहा है कि आपने प्लस क्यू फ्लो किया था, वो प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? अब मॉड्यूल में बताओ क्या डाउट है। कैपेसिटर पे यहाँ पे चार्ज की पोलैरिटी चेंज करके लिख देना। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माइनस क्यू चार्ज फ्लो करके गया, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको प्लस ही क्यू इसको ये ध्यान रखना। अब क्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो क्यू का मैग्नीट्यूड केवल देखें तो कितना आ गया है, सी ओवर टू 1 माइनस ई के पावर 2t बाई आर सी। तो अब मैग्नीट्यूड के साथ सोचे तो माइनस क्यू चार्ज आया हुआ है यहाँ पर, माइनस क्यू प्लस क्यू ना, मैंने मॉड लगा दिया ताकि इस सिंबल से कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, इधर प्लस है इधर माइनस है। फिर यहाँ पे जो भी प्लस क्यू सी ई था उसमें ये माइनस क्यू जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और इधर वाले में माइनस टू सी ई में प्लस क्यू बढ़ जाएगा और यहाँ से माइनस क्यू आगे चला जाएगा। हाँ ग्राउंडिंग का बताने वाले थे, हाँ वो बता देता हूँ। तो वो ग्राउंडिंग का मतलब जैसे कोई भी सर्किट है, लिखो जल्दी। कभी भी आपने प्लस क्यू चार्ज फ्लो कराया और वो वैल्यू माइनस आ गई तो मतलब प्लस नहीं माइनस फ्लो किया, बस इतना ही मतलब है। उस हिसाब से चार्ज अरेंज कर दो। अबे पांडा, ऐसा कैसे, एक भी डाउट ही नहीं आया तुझे? मुझे लगा तो बहुत डाउट होंगे भर भर के। अच्छा, लास्ट ईयर वाले डाउट में सब कवर हो गए हैं? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तूने लास्ट ईयर का वीडियो रेफर किया। अब आगे के तो हर चैप्टर के डाउट उसमें आपको मिल ही जाएंगे वीडियो में, क्योंकि आगे के सारे मॉड्यूल वही वाले हैं जो लास्ट ईयर थे। बाकी पार्ट क्या है? फाइंड आउट करेंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो आपने क्यू निकाल लिया है ना, उसी को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको करंट मिल जाएगी। अब देखो जैसे ये क्यू की वैल्यू माइनस में आई है, तो अब आय, जब क्यू की वैल्यू यहाँ माइनस में लिखोगे तो आय क्या हो रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्यू की वैल्यू डालोगे ना, तो अगर ये प्लस में आई तो मतलब आपने करंट का डायरेक्शन सही दिया है, माइनस आई मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। समझ आ रहा है? क्यू की वैल्यू जो भी आई वो यहाँ डालो और डिफरेंशिएट कर दो। अगर यहाँ पे माइनस में आएगी ना, माइनस का मतलब होगा कि करंट ऐसे जा रही है, आपने ऐसे माना हुआ था वो उल्टा है। हो जाएगा सलोनी, ये बात समझ आ रही है? क्यू की वैल्यू जो भी आई है वो डालो साइन के साथ और डिफरेंशिएट कर दो। माइनस इंडिकेट करेगा कि आई का डायरेक्शन रिवर्स कर दो।
अगला पार्ट है ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ रिलेशन डिराइव्ड इन पार्ट ए पार्ट में जो रिलेशन आया उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस पे जो चार्ज बढ़ रहा है ना, प्लस चार्ज मैग्नीट्यूड दिखाएंगे केवल ना कि इस पे चार्ज कैसे बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाना है। तो इस चीज का ग्राफ दिखा दो कैसे होगा। कैपेसिटर में चार्ज मतलब उसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हमेशा प्लस में दिखाते हैं ना। तो Q का टाइम के साथ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, जब लॉन्ग टाइम बाद ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, मतलब मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा ये जब जीरो हो जाएगा तो C/2 ना, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर CE/2 आना है। और शुरू में कितना था, जीरो, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ा दो एक्सपोनेंशियली। ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। फिर वो ग्राउंडिंग वाला पार्ट बताऊं क्या। देखो शॉर्ट सर्किट हमने लास्ट टाइम बताया था, ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी जैसे सर्किट है, सर्किट में रेसिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकता है, कुछ भी होगा। अगर आपने मान लो एक जगह ग्राउंड किया है, अगर एक जगह सर्किट को ग्राउंड किया है तो वहां पे क्या होगा, अगर बैटरी से मान लो आप आई करंट निकाल रहे हो, तो वो आई करंट बैटरी में वापस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बैटरी कोई चार्ज का तो सोर्स है नहीं, अगर यहाँ से आई करंट निकली है तो वो आई करंट इसमें भी आएगी, तो वापस ये आई करंट आ गई। तो एक पॉइंट पे ग्राउंड करने से, एक पॉइंट पे ग्राउंड करने से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। केवल क्या होगा, अब आपको अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल लिखो तो आप ये बता सकते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो आप बाकी सारे पॉइंट का बता सकते हो। अगर ये रेसिस्टेंस आर है, आई करंट आ रही है, तो आपको डिफरेंस पता है, यहाँ पे डिफरेंस पता होगा और इधर का पोटेंशियल पता है, तो अब इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि यहाँ की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है I/R करके, इधर का पोटेंशियल पता है तो आप इधर का बता सकते हो। तो बस एक पॉइंट को ग्राउंड करने से अब हर पॉइंट का आप पोटेंशियल एग्जैक्ट वैल्यू में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जब आप एक पॉइंट ग्राउंड होगा तो यहाँ पर कोई भी सर्किट में सॉल्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम दो पॉइंट ग्राउंड करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे भी ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे भी ग्राउंड कर दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो रखा है, जहां जहां पे ग्राउंड करूंगा ग्राउंडिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इस रेसिस्टेंस के दोनों साइड का पोटेंशियल जीरो हो गया, इधर का भी जीरो है इधर का भी जीरो है, तो इसमें कोई करंट फ्लो होनी चाहिए, रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होनी चाहिए, कोई करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए ना। तो उस केस में क्या होगा, इसके यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या होगा, अगर सर्किट में ऐसे कुछ आए करंट निकल रही है,
तो वो आय इधर नहीं जाएगी, वो आय यहाँ आने के बाद इधर चली जाएगी। और ग्राउंड के थ्रू सर्किट कंप्लीट है ना, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड तो कनेक्टेड है ना, तो आप मानोगे ग्राउंड के थ्रू सर्किट कंप्लीट है और यहाँ से वापस बैटरी में करंट आएगी। समझो, इसको रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब अगर आपको सर्किट में आय निकालना होगा तो आप क्या बोल सकते हो, आप सर्किट में ऐसे घूमोगे, ग्राउंड के मान लो ये ग्राउंड से वाले पॉइंट को आप मानोगे कनेक्टेड है ना, ग्राउंड ग्राउंड कनेक्टेड रहते हैं, तो आप ग्राउंड वाले पॉइंट से मान लो चलो और वापस ग्राउंड पे आ जाओ। समझ लो, तो लूप कंप्लीट हो जाएगा, ग्राउंड से चलोगे वापस ग्राउंड पे आ जाओगे तो लूप कंप्लीट है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है। तो आप क्या लिखोगे, जब आप चले थे तो जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट से चले थे, फिर आगे गए तो प्लस ई माइनस आई आर इक्वल टू वापस ग्राउंड पे आ गए, तो आई इधर से कितना आ जाएगा, ई बाई आर। जबकि इधर के लिए जब आप इधर का आई निकालते तो आप क्या लिखते, इधर से चल रहे हैं ना, पहले बैटरी को क्लोज किया, माइनस आई आर, तो यहाँ पे आई इक्वल टू आया ई बाई टू आर। ठीक है बच्चों, तो ग्राउंडिंग से बस क्या है, जहां जहां पे ग्राउंडिंग करोगे वहां का पोटेंशियल जीरो लिखो, फिर अपना कॉमन सेंस लगाओ कि भाई अगर यहाँ यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो जो उसके बीच में है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उस हिसाब से आगे सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, बस इतना ही था ग्राउंडिंग ना। और डाउट बताओ आप। डाउट अगर कर लिया है तुम लोगों ने लास्ट ईयर वाले वीडियो से, तो हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं मैग्नेटिज्म। इंटेक्स 3 का 10। इंटेक्स 3 का 6 देखो पहले। इसमें देखो क्या बोला गया है, a capacitor stores 60 microcoulomb when connected across a battery. A dielectric of dielectric constant C is inserted to fill the gap between the plates. If the initial capacitance of capacitance was 2 microfarad, the amount of heat produced when the dielectric is inserted. तो वो क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास कैपेसिटर है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैरड। और देखो इसमें ये बोला गया कि ये चार्ज अभी कितना स्टोर कर रखा है इसने, 60 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस कितना रहा होगा, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा ना, कूलम और फैरेड तो फिर अभी एसआई यूनिट आ जाएगा, तो वी कितना है 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट की बैटरी है।
अब इसमें क्या हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट किया है, तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है ये बताना है। तो अब देखो, जब आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख रहे हो, बैटरी कनेक्टेड है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 3 है तो ये कैपेसिटेंस नया कितना हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा ना, नया कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड नया कैपेसिटेंस आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो नया चार्ज कितना आ जाएगा, इतना चार्ज आ जाएगा ना। तो कितना चार्ज फ्लो करके आया, और चार्ज बैटरी को कितना फ्लो कराना पड़ा होगा, पहले से क्यू चार्ज था और अब नया चार्ज क्यू डैश हो गया, तो चार्ज कितना फ्लो करके आया होगा, 120 माइक्रोकूलम चार्ज और फ्लो करके आया। तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा होगा और चार्ज को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को ऐसे प्लस डेल्टा क्यू और एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है ना, इधर से ऐसे गया होगा, अगर इधर को जा रहा है मतलब इधर से आया होगा ना, इस प्लेट से ऐसे आया होगा, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी ने इतना और वर्क किया। तो अब हम लोग ऐसे सोचेंगे, और इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ CV स्क्वायर, और फाइनल कितनी स्टोर्ड है, हाफ C, अभी 3 टाइम बढ़ गया है, B उतना ही है, नहीं इतनी एनर्जी है। तो हम लोग ऐसे सोच लेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी प्लस वर्क डन बाय बैटरी, एक बार आंसर चेक करो क्या है इसका, 6 का C, हाँ ठीक है। समझ आया बच्चों क्या क्या किया मैंने, बैटरी कनेक्टेड थी तो मैंने क्या किया, V को चेंज नहीं किया ना, चार्ज चेंज हो सकता है अगर बैटरी कनेक्टेड है, V चेंज नहीं हो सकता। तो इनिशियल चार्ज निकाला, फाइनल इनिशियल चार्ज दिया था, फाइनल चार्ज निकाला,
बैटरी का वर्क डन निकाला, एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल फाइनल निकाली और सॉल्व कर दिया। नहीं सलोनी, ये मैंने देखो बोला था वहां पे कि जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करोगे तब ऐसा होता है, हमेशा नहीं। अनचार्ज कैपेसिटर को जब आप बैटरी लगा के चार्ज करोगे तब होता है। पहले से चार्ज और वहां पे कुछ कर रहे हो तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन तो मैंने पहले भी समझाई थी कि पहले से स्टोर्ड एनर्जी कुछ बैटरी ने वर्क किया तो टोटल इतनी एनर्जी आ गई, तो उसमें अब फाइनल कितनी स्टोर्ड है वो देख लो, बाकी हीट में गई होगी। इंटेक्स 3 का और भी बोल रहे थे ना कोई? 10। हाँ 10 देख लो। टेंथ में देखो आपको एक स्क्वायर प्लेट दी गई है, जिसकी साइड लेंथ ए है, मतलब ये ए ऐसे और ए अंदर को भी गया होगा ना, स्क्वायर प्लेट है ना, अंदर को भी ये ए गया होगा। बीच की डिस्टेंस डी है, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है। एक मिनट रुको बच्चों, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? तो यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरी हो रहा है। यहाँ से जब हम एक्स डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वहां पे जो के है वो आप एक डीएक्स लेंथ के लिए मान सकते हो कि के की वैल्यू सेम है, और के की वैल्यू गिवन कितनी है, के इक्वल टू के नॉट प्लस अल्फा एक्स। समझो बच्चों, यहाँ पर हर एक डीएक्स लेंथ के लिए जो मीडियम होगा वो अलग अलग है ना, और एक डीएक्स लेंथ के लिए मान सकते हो कि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ अलग डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह अलग अलग है। लेकिन हर एक कैपेसिटर के लिए ये यहाँ की जो प्लेट होगी वो दूसरे वाले कैपेसिटर की इधर वाली प्लेट से कनेक्टेड होगी ना। तो ऐसे डीसी डीसी वाले बहुत से सारे कैपेसिटर बनेंगे, जिसकी इधर वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड होगी और इधर वाली सबकी आपस में कनेक्टेड होगी। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आपने एक ऐसा इमेजिन करोगे कि आपने एक डीसी वाला कैपेसिटर लिया, ऐसे और भी जो भी जितने भी डीसी वाले कैपेसिटर बनेंगे, हर एक के ये वाले प्लेट इधर से आपस में कनेक्टेड है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है, और इधर वाले आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये कंडक्टर है। तो सारे कैपेसिटर यहाँ किस में कनेक्टेड है, हर एक डीसी यहाँ पे किस में कनेक्टेड है, जितने भी डीसी डीसी वाले कैपेसिटर लोगे वो सब किस में कनेक्टेड होंगे, अगर उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अगर हमने एक का कैपेसिटेंस लिख लिया डीसी, तो ऐसे जितने भी कैपेसिटर होंगे सबको सीधे ऐड करोगे ना, DC1 DC2 DC3 सब ऐड करोगे। सबको ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर दोगे। डीसी की वैल्यू लिख दो, डीसी की वैल्यू क्या होगी, के एप्सिलॉन नॉट
ए, ए यहाँ का कितना बोलोगे, इस प्लेट का ए लिखोगे ना, इस प्लेट का ए कितना हो जाएगा, ये dx इसकी विड्थ है और अंदर को ए गया है, ए dx, समझो बच्चों ना, ये वाली साइड इसकी ए है और अंदर को dx गया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, dx इंटू ए, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी तो बीच की डिस्टेंस तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, वही डी है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। k की वैल्यू डाल दो, k कितना दिया है, k नॉट प्लस अल्फा एक्स, एक्स वाले टर्म अंदर रखो, बाकी सब बाहर कर दो। जीरो से लेकर के ए तक इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ पे आपने एक्स डिस्टेंस पे dx ले दिया है, तो ऐसे कहाँ तक लेते जाना है, ये डिस्टेंस पूरी ए है ना, तो ए डिस्टेंस तक जाना है। अच्छा, लीनियर रिलेशन है इसलिए बोल रहे हो क्या, वो अब तुम देख लो ना, सिंपल मैथमेटिक्स तो भाई यही बोलती है कि डीसी डीसी है, उनको ऐड कर लो, बाकी आप देख लो कि और क्या आप कर सकते हो। एडवांस मैथमेटिक्स तो तुम लोग को पता ही है कि मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तुम लोग अब कर लो। 10th समझ आया बच्चों क्या किया मैंने, हर एक जगह मीडियम चेंज हो रहा था ना, तो हमने एक एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का मीडियम वाला कैपेसिटर लिया, और उसको उसका डीसी लिखा और फिर सबको सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। आगे बताओ, अब इंटेक्स 4 में डाउट बताओ। इंटेक्स 4 का 8, इंटेक्स 4 का 4, इंटेक्स 4 का 4 देखो क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट इज सी 2/ln2 है, कोई आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट हमें दिया है 2/ln2 सेकेंड्स, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 0, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द टाइम 0 पे अभी शुरू में कोई चार्ज नहीं है ना, डिस्चार्ज है मतलब चार्ज नहीं है, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड और 6 सेकेंड पे उस पर कितना कितना चार्ज रहा होगा, शुरू में वो डिस्चार्ज है ना, ये मेरे हिसाब से ऐसा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है टाइम 0 पे, टाइम 0 पे डिस्चार्ज होना शुरू होता है, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है ना, शुरू में इसमें कुछ चार्ज रहा होगा मान लो Q0, और वो टाइम 0 पे डिस्चार्ज होना शुरू होता है, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड एट टी टाइम टी इक्वल टू 0, इसका यही मतलब है ना कि टाइम 0 पे डिस्चार्जिंग शुरू हो रही है, हाँ वही, शुरू में टाइम 0 पे वो मैक्स है, तो अब चार्ज कैसे कम होता है, Q इक्वल टू Q0 इनिशियल चार्ज e के पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसे कम होता है ना, टाउ की वैल्यू आपको दे रखी है ना, एक बार आपको 2 सेकंड डालना है, इस बार 6 सेकंड डालना है, तो 2 सेकंड पे चार्ज कितना बचा हुआ है, Q2 लिख देता हूँ उसको, 2 में टाउ, टाउ की वैल्यू लास्ट में डाल देना, या डाल ही देता हूँ ना, Q0 e के पावर 2 में 2 ln 2,
तो ये हो जाएगा Q नॉट E के पावर में ln2 ना, ऐसे आ जाएगा ना। फिर ये माइनस साइन को अंदर कर दो ना, तो 2 के पावर -1 हो जाएगा। अब E के पावर ln है तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे केवल ये बचेगा 2 के पावर -1, मतलब Q नॉट बाई 2 सेकेंड बाद इतना चार्ज हो गया है, Q नॉट से Q नॉट बाई 2 हो गया है। अब ऐसे 6 सेकेंड का चार्ज देख लो। अब t की वैल्यू 6 डाल दो, टाउ की वैल्यू 2 में ln2 है, तो ये आ जाएगा Q नॉट E के पावर -3 ln2। -3 को अंदर कर दो ना, तो अब ये E और ln है तो वो हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q नॉट 2 के पावर -3, तो ये आ जाएगा Q नॉट बाई 8। अब दोनों का रेशियो देख लो कितना चार्ज है, 4:1 हो गया है ना, सी ऑप्शन हो जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन में आपको टाइम दिया है, टाइम डालो और Q निकाल के रेशियो बता दो। नेक्स्ट बताओ। इंटेक्स 4 का 8 बोला था ना अगला। ये सबको पता होगा ना, E के पावर ln है तो वो हट जाएगा, उसके अंदर जो है वही वैल्यू बचेगी। लॉग वगैरह तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। फॉर द सर्किट shown in figure, capacitors are initially uncharged। नहीं, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज थे। सर्किट बनाता हूँ। कुछ बच्चों कॉन्फिडेंस आया क्या कैपेसिटर में आप लोगों को? कर डालो पूरा मॉड्यूल, देखो पूरा होने के बाद तो और अच्छा आ जाना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है कि टाइम 0 पर इसको स्विच को क्लोज कर रहे हैं। 1 मिनट और पढ़ लेता हूँ। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज थे, कनेक्टिंग लीड्स हैव नो रेसिस्टेंस, बैटरी है नो एप्रेसिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। which as is originally open just after closing the switch, what is the current in the 15 ohm resistance। देखो ये इनिशियल पूछा गया है,
जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो इनिशियल करंट कितना फ्लो होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल में आप कैपेसिटर को क्या लेके करोगे, शुरू में जब स्विच क्लोज हो गया और इनमें सब अनचार्ज थे, तो इनिशियली चार्जिंग जब शुरू होती है तो कैपेसिटर को क्या मानते हो, प्लेन वायर। तो यहाँ पे प्लेन वायर बना दो और सर्किट में करंट निकालनी है। हाँ, अब अपना नया डायग्राम बना लो, उसमें सॉल्व कर दो। अब देखो शुरू में ये प्लेन वायर बनेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा ना, इसमें कोई करंट जा पाएगी शुरू में। ये जब प्लेन वायर बनेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको हटा दो ना, जो भी करंट आएगी वो इधर से जाएगी ना, करंट ऐसे आके जा रहे हो। तो ये दोनों किसमें होंगे फिर, इधर दोनों का पोटेंशियल सेम है और इधर से देखोगे तो इधर से और इसका इधर से पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पैरेलल है ना, और उसका पैरेलल जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। अब बैटरी का ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इनिशियल करंट बता दो कितनी आएगी। तो वो करंट जो भी आ रही होगी उसको बाद में आपको बताना है। अच्छा, इसमें तो बस 15 ओम में बताना है, सॉल्व भी नहीं करना है। इसमें करंट पूछा गया है इस वाले में, ये तो आपको पता ही है 0 है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधे बता दो कि पहले पार्ट में 0 आंसर है। समझ लो बच्चों, इसमें इसका करंट पूछा गया, बैटरी से कितनी करंट आ रही है वो नहीं पूछा है, वो तो सीधे ही बोल सकते हो ना इनिशियल ये कंडीशन है, तो यहाँ करंट 0 है। और बताओ। होमवर्क किए नहीं हो लग रहा है, तुम लोग इतना सोच समझ के डाउट पूछ रहे हो। मैं 4 बार बोलता हूँ तो एक बार तुम लोग डाउट बोलते हो। क्या एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन क्या है सर, यू ए बी मतलब क्या, 22 एक्सरसाइज 1 का 22 देखो। सर यू पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई डाउट, एक मिनट देखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले क्या है फिर बताता हूँ। इफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 5 माइक्रोफैरड capacitor in the circuit segment is shown in figure is minus 20 microcoulomb, the charge on the right plate of the 3 microplate। तो इसमें तो क्या ही हुआ है, देखो यहाँ पर अच्छा चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यहाँ 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। अब देखो बोला गया है कि 5 माइक्रोफैरड वाले के निगेटिव लेफ्ट प्लेन पर -20 माइक्रोकूलम है, लेफ्ट मतलब ये वाला, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, इधर पे -20 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इधर वाले पे +20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। समझो ना, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम प्लस में चार्ज है, और आप बोल सकते हो कि इन 3 प्लेट का चार्ज आपस में हमेशा कंजर्व होगा।
कुछ नहीं दिया है तो आप यही मानोगे कि ये सब शुरू में अनचार्ज होंगे, फिर एक को फिर चार्जिंग की गई होगी ना। तो अगर इसका 20 माइक्रोकूलम है तो इन दोनों प्लेट के चार्ज का सम कितना होना चाहिए? यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना। समझो बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो इधर फिर से प्लस आ जाएगा। तो आप लोग यही बोल रहे हो कि प्लस आना चाहिए। हाँ, प्लस ही आना चाहिए, सही बात है। आंसर प्लस में ही आना चाहिए। राइट वाले का पूछा गया है ना आपको, 3 माइक्रोफैरेड वाले के राइट वाले का चार्ज पूछा गया है, तो वो प्लस में ही आएगा। सॉल्व करूं क्या? यहाँ पे मान लो -Q1 चार्ज है, यहाँ -Q2 चार्ज है, तो -Q1 -Q2 का सम आपको पता है कितना है, और वो कैपेसिटी के रेशियो में होंगे क्योंकि ये पैरेलल में है ना। तो रेशियो पता है, सम पता है, सॉल्व कर लो। ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 22 था। है 21 भी है। 21 देखो, a 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 21 में देखो क्या, एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 200 वोल्ट सप्लाई लाइन। इसको हमने 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। Charge capacitor are then disconnected from the line and reconnected with their positive plates together and negative plates together, and no external voltage is applied. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले दोनों को ऐसे 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया, फिर इनको निकाल दिया गया चार्जिंग होने के बाद। चार्जिंग होने के बाद क्या हो चुका होगा, यहाँ पे +Q, यहाँ -Q, यहाँ +Q, यहाँ -Q, ऐसे आ चुका होगा ना। यहाँ से कुछ Q चार्ज फ्लो करके गया होगा और ऐसे आया होगा। Q की वैल्यू कितनी बोलोगे? Q निकालना है तो आप ऐसे एक बार सर्किट में घूम जाओ, +200 -Q/C -Q/20 = 0 ना। Q को माइक्रोकूलम में लिया है ना, नीचे माइक्रोफैरेड है तो Q माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 200 = नहीं, ये Q की वैल्यू हो गई है। दोनों इतना इतना चार्ज है, फिर इनको हमने डिस्कनेक्ट किया और इनके पॉजिटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया और निगेटिव को एक साथ कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये तो सीधे कनेक्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। शुरू में अब दोनों पर सेम चार्ज है, लेकिन क्या इनकी कैपेसिटी सेम है? इसकी कैपेसिटी 10 है, इसकी 20 है, तो जो भी दोनों प्लेट पे चार्ज होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होंगे? सलोनी, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे भी +Q चार्ज है, दोनों का मिला के +2Q चार्ज है। इसकी कैपेसिटी 10 है, इसकी 20 है, तो चार्ज किस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे? 1:2 में ना, कैपेसिटी के रेशियो में। ऊपर वाले की कैपेसिटी 10 है और नीचे वाले की 20 है। मान लो अब यहाँ पे Q1 चार्ज आया, यहाँ पे Q2 चार्ज आया, तो Q1/Q2 बराबर होगा 1:2, और साथ में Q1 + Q2 का सम कितना होगा? 2Q। दोनों पे QQ था ना, QQ वैल्यू ऊपर से डाल दो, आ जाएगा चार्ज अलग अलग दोनों पे।
चार्ज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, Q बाई C कर दो। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे। सीरीज में कनेक्ट करने पे जो भी ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में दोनों में गया होगा। तो यहाँ का V1 निकाल लो, यहाँ का V2 निकाल लो, फिर V1 V2 वोल्ट तक ये चार्ज है। फिर इनको कनेक्ट करोगे तो फाइनल वोल्टेज क्या आता था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ चमका मैंने बाद में क्या बोला? सीरीज में याद है, ये जो टोटल वोल्टेज है वो सीरीज में कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में जाता था। तो V1/V2 बराबर होगा C2/C1। तो आप V1 V2 निकाल लोगे। अब ये V1 तक चार्ज है, ये V2 तक चार्ज है। अब आपका कॉमन वोल्टेज बताना है, तो V इक्वल टू V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दो। आगे बताओ। 21 के बाद अब नेक्स्ट कौन सा था? 21 के बाद 29। 29 देखते हैं। बच्चे आज बहुत कम आए यार, डाउट डिस्कशन था इसलिए। ट्वेंटी नाइन में देखो क्या है। यार क्लास लेके तुम लोग को सब अटेंड करनी पड़ेगी, जो भी क्लास ऐसे छोड़ रहा है वो फिर बाजीगर है, समझ लो। वो पहले हार के फिर जीतेगा, उसे लगता है ऐसा। क्लास अटेंड करना, मैंने पहले दिन ही जब तैयारी शुरू की थी तभी बताया था कि क्लास अटेंड करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें क्या ही बोलेंगे। 29 देखो बच्चों। 29 में आपको दिख रहा है प्लेन वायर्स यूज हुए हैं। प्लेन वायर अगर सर्किट में यूज होंगे तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और सब 8 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स लगे। प्लेन वायर लगा है, इसका मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ? हाँ, मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल लिख दो। अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है तो यहाँ का भी VA आ जाएगा, यहाँ का भी VA आ जाएगा। यहाँ का अगर VB है तो यहाँ का VB, यहाँ का VB। तो अब देखो, हर एक के क्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है? BA-BB, 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 BA-BB। हर एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है ना। तो सब किस में है यहाँ पर? सारे पैरेलल में है ना। तो सीधे क्या कर दोगे, C+C कर दोगे। तो कर दो इसको, 32 आ जाएगा। आगे बताओ। एक मिनट आया बच्चों में ना। नेक्स्ट तब तक देखो कौन सा है।
नेक्स्ट है 44। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, हो सकता है करेक्शन हो। सारे C1 है, और C1 की वैल्यू ये जो चार्ज स्टोर्ड है, ये जो चार्ज स्टोर्ड है वो C1 में बोला है या पूरे में बोला है? C1 ही है सारा। 4 identical capacitors are connected as shown in diagram when a battery is connected। 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की गई। द चार्ज स्टोर्ड इज फाउंड टू बी, सबका अच्छा चार्ज स्टोर्ड मिला करके 1.5 माइक्रोकूलम है, तो C1 बताना है। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम, C इक्विवेलेंट निकालेंगे और V की वैल्यू है 6, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25 माइक्रोफैरेड, ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक Q दिया था हमें। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका पोटेंशियल। यहाँ पे देखो प्लेन वायर्स लगे हुए हैं ना, प्लेन वायर लगे हैं, मतलब ये मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है। ये बी ए हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा, ये बी बी हो जाएगा, ये बी बी हो जाएगा। तो देख लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, इसके क्रॉस बी ए माइनस बी बी, और इसके क्रॉस बी ए माइनस बी बी, इन दोनों के क्रॉस, ये दोनों तो सीरीज में है ना। तो C1 और C1 ये पूरा पैरेलल में है ना, C1 और C1/2, तो नेट कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1/2 C1, तो 5/2 C1, ये बराबर कर दोगे 0.25, तो C1 इससे आ जाएगा 0.5 अपॉन में 5, 0.1 माइक्रोफैरेड, तो डी आ जा रहा है। डी नहीं दिया है, 44 का डी आएगा। अच्छा तुम लोग ने यही बोल रहे थे कि डी आएगा। तो 44 करेक्शन है ना, कर लो। इसका क्या दिया है आंसर की, में करेक्शन कर लो ना, डी कर लो इसको। फोर्टी फाइव का सी आएगा। 45 लास्ट ईयर करवाया था क्या मैंने श्रेयस? 45 में भी लास्ट ईयर कराया था, सी आंसर आया था उसका। बच्चों इसमें भी करेक्शन है ना 45 में भी। तो आंसर की में करेक्शन कराया था, सी करवा दिया था। तो सी आंसर है। अगर सी के बाद भी नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व करूं। सोल्यूशन में भी सी है। अच्छा तो 45 बताना है क्या?
अच्छा 45 बताना है बच्चों, ठीक है फिर कर लो। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 47। 47 देखो, ये कैपेसिटर का एक्सरसाइज 2 3 सब ट्राई कर लेना, सबका उसमें डाउट भी डिस्कस हो रखा है, तो वो रेफर कर लेना, फिर भी कोई डाउट रहे तब वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ए और बी के बीच में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि यहाँ पे एक 60 वोल्ट की एक तरह से बैटरी लगी है। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है दो पॉइंट के बीच में, मतलब वहां पे आप 60 वोल्ट का बैटरी लगा दोगे ना, ये मेंटेन है ना 60 वोल्ट पे, तो बैटरी लगा दोगे तो मेंटेन रहेगा। तो हमें ए और बी इन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एम और एन। मतलब अगर यहाँ का क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा तो क्यू बाई सी कर दोगे तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, यहाँ पे एम लिया गया है और यहाँ एन, तो हमें एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है बच्चों, कैपेसिटी दी हुई है सी, टू सी, सी, टू सी। तो ये तीनों किसमें है बच्चों? ये तीनों किसमें है? हाँ लूप लॉ भी लगा के कर सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हो। ये तीनों सीरीज में है, टू सी सीरीज में तो कितना आ जाएगा सी, फिर सी सीरीज में तो सी/2। इस पूरे पार्ट का आंसर सी/2 आ जाएगा सीरीज लोगे। फिर सी/2 और सी पैरेलल में है तो 3c/2 पूरे का सी इक्विवेलेंट आ गया। अगर पूरा हमारा सी इक्विवेलेंट आ गया, ये बात समझ आई बच्चों, सी इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज कितना बैटरी से फ्लो होगा? 60 × 3c/2, 90c टोटल चार्ज फ्लो करके आएगा। अब जो भी टोटल चार्ज फ्लो करके आएगा, वो आने के बाद क्या होगा, इधर का कैपेसिटेंस सी और उसके पैरेलल में जो लगा है वो सी/2 है, ये पूरे को सी/2 मानोगे ना, तो चार्ज क्या होता है, किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है? कैपेसिटेंस के रेशियो में ना। इस रास्ते का कैपेसिटेंस सी/2 है और इधर का सी है और वो दोनों पैरेलल में है, तो चार्ज क्या होगा, इधर डबल जाएगा, इधर 2:1 में डिवाइड हो जाएगा ना, सी और सी/2 में 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो इधर कितना चार्ज फ्लो करके आएगा, 2:3 में डिवाइड करोगे तो 2q/3 इधर जाएगा और q/3 इधर जाएगा। तो अब इधर तो जो भी चार्ज आएगा, ये सब सीरीज में लगे हैं ना, सब में इक्वल चार्ज आएगा ना, सब में से वो क्रॉस करता हुआ आएगा, q/3 यहाँ से वापस आ जाएगा, इधर से 2q/3 और वापस q चार्ज आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा, q/3। अब इस पे अगर q/3 चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? q/3 मतलब 90c q है, तो q/3 मतलब कितना होगा, 30c अपॉन में c, तो 30 वोल्ट। कुछ चमका बच्चों, क्या बोल रहा हूँ? दूसरा तरीका था किरचॉफ लॉ लगा लो। दूसरा तरीका है कि भाई किरचॉफ लॉ वगैरह लगा लो, क्यू चार्ज इधर आया, क्यू में से एक्स इधर गया, q-x इधर गया, इधर लूप में घूम जाओ, इधर लूप में घूम जाओ।
ना मैंने इक्विवेलेंट बना के सॉल्व किया ना। इक्विवेलेंट में मैंने ऐसे मान लिया था कि ये बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और एक उसका इक्विवेलेंट, तीनों को हटा के इक्विवेलेंट लगा दिया था ना। ये सी है, ये C/2 है, तो टोटल क्यू चार्ज आया था तो वो 2:1 में डिवाइड हो गया था ना। और ये C/2 तीन का इक्विवेलेंट है, ये Q/3। सीरीज में जब रहता है तो जो इक्विवेलेंट में चार्ज आता है वही सब में आता है ना। सीरीज में जो इक्विवेलेंट पे आता है वही सब में आता है, तो वही चार्ज कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बताओ। 48। 48 में देखो क्या है। A capacitor of capacitance 1 microfarad withstand the maximum voltage of 6 किलोवोल्ट। देखो इसमें ये बोला गया कि अगर हम कोई कैपेसिटर लेते हैं और इसके बीच में आप वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस कितना अप्लाई कर सकते हो? 6 किलोवोल्ट। अगर इससे ज्यादा आपने वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ बीच में जो एयर होगा वो एयर के मॉलिक्यूल ब्रेक होने लग जाते हैं ना। एयर के मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होने लग जाएंगे तो उससे होगा क्या? देखो जैसे कि मान लो ये आपका कैपेसिटर है, बीच में एयर के मॉलिक्यूल है, उस पर प्लस चार्ज हो, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना। अगर आपने इसका वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा बढ़ाया, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कैपेसिटर के बीच में, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाते हैं ना, प्लस माइनस। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वहां ऐसे थे, लेकिन कैपेसिटर के बीच में ऐसे हो गए। अब अगर आप ई बढ़ाते जाओगे तो इस पे इधर फोर्स बढ़ता जाएगा, इस पे इधर, और एक टाइम आएगा कि फोर्स इतना बढ़ गया तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। निगेटिव चार्ज आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा। बीच में जो एयर के मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होने लग जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब ब्रेक डाउन आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ का चार्ज कम होने लगेगा ना, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल के चार्ज आ करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? फिर क्या कैपेसिटर का चार्ज बढ़ पाएगा? निगेटिव, जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल ब्रेक हो करके आएंगे और इसका चार्ज खत्म कर देंगे, तो ब्रेक डाउन पे उससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ आपको यही बोला गया कि 6 किलो वोल्ट यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो बीच का एयर ब्रेक होगा और चार्ज बढ़ने नहीं देगा। वो एयर हो सकता है या जो डाइलेक्ट्रिक है, जो भी होगा, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगते हैं ना। बाहर मॉलिक्यूल ऐसे था, कैपेसिटर के अंदर जब रखा तो ऐसा हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया 48 में। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड ना, ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस था जो कि 6 किलो वोल्ट तक चार्ज कर सकते थे। और एक दूसरा कैपेसिटर हमने लिया जो 2 माइक्रोफैरेड का है, और उसको हम मैक्सिमम 4 किलो वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं। If two capacitors are connected in series, then the two capacitor combined can take a maximum voltage. अब देखो अगर हम इन दोनों को सीरीज में लगा दें, इन दोनों को अगर हम सीरीज में लगा दें तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? आपको पता है कि जब भी आप सीरीज में लगाओगे तो एक रेशियो मेंटेन होगा ना, जो इसको वोल्टेज मिलेगा और इसको वोल्टेज मिलेगा, वो एक रेशियो में मेंटेन होगा ना। तो मान लेते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगा दिया कोई V वोल्ट के साथ,
वी वोल्ट के साथ लगा दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 2। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कुछ आया मान लो V1 और यहाँ पे कुछ आया V2। तो V1 बाई V2 किसके बराबर होगा? C2 बाई C1 के ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था सीरीज में? कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता था। और V1 प्लस V2 का सम कितना है? यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस मिला के पूरा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा ना। पूरा कितना है? V है ना। V1 प्लस V2 V है। तो इसका मतलब V1 कितना हो जाएगा? V1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इंटू V। V2 कितना हो जाएगा? V2 के सामने का रेशियो इंटू सम ऑफ रेशियो इंटू V। तो ये हमें वोल्टेज पता चल गया है। यहाँ का वोल्टेज आया है 2/3V और यहाँ का आया V/3। सही बात है बच्चों। अब देखो, अगर आपको पता है कि इसके क्रॉस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इसके क्रॉस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 4 तक। 4 वोल्ट किलो वोल्ट तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हो। और इसके क्रॉस मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो? 6 किलो वोल्ट तक। तो मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 हो सकती है और या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं हम पहले वाले कैपेसिटर को लेके सोचें, तो पहले वाले कैपेसिटर को लेके सोचोगे तो 2/3V बराबर 6। तो ये क्या बोलता है? V की वैल्यू कितनी आएगी? 9 किलो वोल्ट। इसके हिसाब से सोर्स 9 किलो वोल्ट का लगाएंगे तो हो जाएगा अपना काम। समझो, ये V1 हमने लिया। अगर V1 हमने 6 लिया तो उस टाइम पे V2 कितना आएगा? V1 अगर 6 है तो V2 कितना आएगा? 3 किलो वोल्ट। अब अगर हम मान लेते हैं कि V2 वाला जो वोल्टेज है V/3 वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। अगर वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया तो V कितना आएगा? 12। तो इस बार V1 कितना आएगा? 2V/3। समझो बच्चों, आप V बढ़ाते जा रहे हो तो आपको ये सोचना है कि किसके क्रॉस हम मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं। तो मैंने एक बार सोचा कि मान लो हमने हमारा V बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा था तो पहले इसका मैक्सिमा पहुंच गया। अब देखो, अगर इसका मैक्सिमा पहुंच गया तो क्या दूसरे का मैक्सिमा आया? दूसरे का 3 ही आया केवल। है कि नहीं बच्चों? तो क्या ये ब्रेक डाउन होगा? सेकेंड वाला कैपेसिटर क्या ब्रेक हो पाएगा? उसको कोई दिक्कत आएगी सेकेंड वाले को? नहीं आएगी। और फर्स्ट वाला भी अपने मैक्स तक ही पहुंचा है, उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं 9 किलो वोल्ट लगाता हूं तो ना तो इसको दिक्कत आएगी ना इसको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं C2 को लेके सोचता, और C2 का वोल्टेज डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? 4 तक, और वहां तक ले जाता। तो अगर C2 के लिए 4 तक ले जाना है मतलब V को 12 का लगाना पड़ेगा। V का को 12 का लगाओगे तो V1 कितना हो जाएगा? 8। जबकि V1 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो V1 तो ब्रेक हो जाएगा ना। अगर आप सेकंड का मैक्सिमा लाने का ट्राई करोगे तो V1 वाला पहला वाला पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल कौन सा है कि आप पहले वाले का के मैक्सिमम वोल्टेज तक चले जाओ तो दूसरा वाला भी अपने मैक्सिमम से कम रहेगा। तो यहाँ तक आप कर पाओगे। इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते ही ये वाला ब्रेक हो जाएगा ना, ऊपर वाला पहले ब्रेक हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना बोलोगे? C1 को देख के 9 आ रहा है और इसको देख के 12 आ रहा है, तो 9 वाला अपना आंसर है ना। 12 वाला पॉसिबल नहीं है। समझ आया बच्चों?
अगला बताओ। 55। आपको पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, पोटेंशियल को दिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये x इक्वल टू 0 पर है, ये x इक्वल टू 5 पर है, और बीच में एक कंडक्टर लगा दिया गया है। ये कंडक्टर है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक है। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कंडक्टर के लिए ई बाई के कितना होता है, इनफाइनाइट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में? बच्चों कोई लैग आया क्या? सही है सब कुछ? कंडक्टर के अंदर कितना होता है बच्चों, 0। हाँ, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर तो वही ई रहेगा, और इसके अंदर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई बाई के, और बाहर फिर से ई रहेगा ना। अब अगर आप इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ कर रहे हो, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वैरी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होगा, बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है? कम होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना तेजी से आपका पोटेंशियल कम होगा ना। ई इंटू डी, पोटेंशियल में चेंज कितने का आता है, ई इंटू डी। तो ई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल कम होगा ना। तो पहले आप इतने पार्ट में जब चलोगे, इतने पार्ट के लिए पोटेंशियल कम हुआ है, ई इंटू डी। फिर इस पार्ट में कोई ई है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर अगर ई नहीं है तो आगे बढ़ने पे कंडक्टर में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई ई चेंज नहीं होगा ना। फिर आगे फिर से जब जाओगे तो फिर से ई चेंज होगा, ई की वजह से वी चेंज होगा। यहाँ पे भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ का ई कम है, यहाँ का ई कम है, तो चेंज होने का रेट जो होगा, नीचे आने का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम रेट से नीचे आएगा। और अब फिर तेजी से नीचे आएगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग ई होगा उतना तेजी से बी गिरेगा। नेक्स्ट बताओ। डाइलेक्ट्रिक में ई होता है ना, डाइलेक्ट्रिक में ई की वैल्यू ई बाई के हो जाती है ना, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ई बाई के, ई इंटू डी। और बाहर कितना था, ई इंटू डी, तो बाहर ज्यादा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर कम है। मतलब अंदर का डी डिस्टेंस जाने पे कम पोटेंशियल गिरेगा, बाहर ज्यादा गिरेगा।
64। सिक्सटी फोर में देखो क्या बोला गया है कि ऐसे आपको कोई एक कैपेसिटर लिया गया है और यहाँ पर मीडियम भर दिया गया है। एक भी मैच नहीं कर रहा है। देखता हूँ यार, ये वाले प्रॉब्लम में ना कई लोग ध्यान ही नहीं देते और गड़बड़ कर देते हैं। बुक वाले अक्सर ये गड़बड़ कर रखते हैं, लोग को क्या समझाऊं। ये राइटर लोग ना बस इधर उधर छाप देते हैं, ध्यान नहीं देते चीजों पे। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर मैं इस पूरे को एक मीडियम से करूं ना, अब अगर इन्होंने पैरेलल लेके सॉल्व कर दिया होगा तो गड़बड़ कर दिया ना। अब क्या बोलूं उनको, इन लोग को चमकता नहीं है ये बात। कई सारे राइटर मैंने पहले ही बोला था कि गड़बड़ कर रखे हैं। एच सी वर्मा हो गया या फिर जो अच्छे राइटर्स की बुक है उनमें ये सब दिक्कतें नहीं मिलती हैं। तो नॉर्मल राइटर ये बहुत गड़बड़ करते हैं। वेस्नी हॉलिडे हो गया, इन सब में ये सब सही है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर हम इसको सिंपल एक के वाले मीडियम से रिप्लेस कर दें तो के की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, यहां से सी निकालोगे, यहां से सी निकालोगे, दोनों इक्वेट कर दोगे तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से सी कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। ये दोनों सीरीज और यहाँ का पूरा और यहाँ का पूरा वो आपस में पैरेलल। शुरू में ही पैरेलल बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों सीरीज और इसका पूरा आंसर वो आपस में पैरेलल। तो अब ऐसे सॉल्व करके नहीं मैच किया। अब चवन फिर से कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट करा दो तुम। ये उस दिन इतना बार समझाया था कि यहाँ का ये ये मेटल नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे, कि आप बोलोगे दोनों कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है E/K1, यहाँ पे E/K2। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का अलग अलग है। हाँ, कंडक्टर में तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कंडक्टर है यहाँ पे भी, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसको मान लेता हूँ ये C1 है, ये C2 है और ये पूरे का C3 है। अगर या इसने पार्ट को C3, इस पार्ट को C3 ना, C1 C3 C1 C2 C3, ये सीरीज में उनका पहला सॉल्व करूं या जाने दूं। करना क्या है वो पता है तुम लोगों को। बाकी बच्चों भी बताओ। यहाँ से सी निकालो, यहाँ से सी निकालो और दोनों इक्वेट कर दो तो के की वैल्यू आ जाएगी। जो अपन आप सॉल्व इसमें रॉन्ग सॉल्व है तो इसको जाने देते हैं। आपको क्या करना है वो पता है, आप अपना सॉल्व कर लेना। अगला बताओ। 68।
68 में देखो क्या बोला गया है, एज इन द फिगर। ये 68 में क्या सर यू डाउट है? अगर हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो उसका 50% एनर्जी लॉस होता है। तो अगर उसमें सीवी हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर्ड है तो बैटरी ने कितना दिया है, टोटल सीवी स्क्वायर दिया है ना, तो मोर देन हाफ सीवी स्क्वायर बोलोगे ना। तो आपका क्या, एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी, एनर्जी बैटरी ने कितनी एनर्जी दी है, टू सॉरी सीवी स्क्वायर दी है ना, उसमें से 50% स्टोर है, 50% लॉस हो गई है। हेलो हेलो। हाँ बी आएगा ना, क्वेश्चन यही है ना, एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज और पढ़ लेता हूँ। As in the figure shown, if a capacitor is charged connecting it by a resistance R, then energy is given by the battery will be। वर्क डन ही क्वेश्चन पढ़ के तो यही मतलब निकल रहा है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी ये पूछा है, तो वो मोर देन हाफ सीवी स्क्वायर ही होगा। बी ऑप्शन ही आएगा इसमें ना। आगे बताओ, सोल्यूशन में क्या लिखा है? हाँ तो एक्स्ट्रा लॉस होगी जो वो हाफ सीवी स्क्वायर है वही को लिखा हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा हाफ सीवी स्क्वायर यहाँ पर स्टोर्ड है, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो लॉस हुई हीट में हाफ सीवी स्क्वायर है, तो टोटल मिला के बैटरी का वर्क डन कितना हो जाता था, सीवी स्क्वायर। तो यही लिखा होगा ना, एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगी इसकी वजह से, एक्स्ट्रा लॉस हुई तो मोर देन हाफ सीवी स्क्वायर हो गया ना। नेक्स्ट बताओ, 61। 62। 62 में देखो बोला कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 0.01 mm, और यहाँ पर एक हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं यहाँ पर, उसका डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ दिया है 19 किलो वोल्ट पर mm ना। देखो जो भी डाइलेक्ट्रिक होता है, जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल ब्रेक होने लग जाते हैं ना, प्लस माइनस अलग होने लग जाता है, जो भी बताया था। तो इसके 1 mm में ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, 19 किलो वोल्ट। अगर ज्यादा मोटा लेके आओगे, जितना थिकनेस बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये इसको बढ़ा सकते हो आप ना। 2 mm पे 38 किलो वोल्ट तक लगा सकते हो, 3 mm में उसका ट्रिपल लगा सकते हो, इसका ट्रिपल। तो आपके पास देखो यहाँ पे कितने का है, बीच की डिस्टेंस है 0.01 mm। तो मतलब यहाँ पे आप कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर पाओगे।
अगर 1 mm में आप 19 किलो वोल्ट लगा सकते हो ना, 19 किलो वोल्ट मतलब 19 इंटू 10⁻3 1 mm में लगा पा रहे हो, तो 0.01 mm में कितना लगा पाओगे? 190 वोल्ट ना, 190 वोल्ट। यहाँ पे 190 वोल्ट अगर आप लगाओगे तब तक ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं करेगा। समझ आया श्रेयस क्या बोल रहा हूँ? फिर है 74। सेवेंटी फोर में देखो क्या है, इन द आरसी सर्किट shown in figure total energy of this is dissipated in 10 ohm resistor when the switch S is closed, the initial charge on the capacitor is। देखो इसमें क्या है कि आपने एक कैपेसिटर लिया और उसको हमने एक रेसिस्टर के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे देखो शुरू में चीज सब खत्म हो जाती है ना, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होता है Q स्क्वायर बाई, आपको हीट दिया हुआ है, टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है और Q पूछा है, C दिया है और Q पूछा है, कर लो सॉल्व। डिस्चार्जिंग के टाइम पे पूरा खत्म हो जाता है ना, कुछ भी नहीं बचता। अगला बताओ। 59। 59 में क्या है? A capacitor is kept connected to battery and dielectric slab is inserted between the plate। तो ये तो ऐसा तो हम लोगों ने किया था ना कि अगर हम एक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर लेते हैं और बैटरी को कनेक्ट रखते हैं, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए अब हम स्लैब बीच में डालेंगे, तो अपना V कांस्टेंट रखना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो वर्क इज डन। जब आप इसको डालोगे यहाँ पर, तो ये किसके वर्क डन की बात कर रहे हैं? वर्क डन देखो यहाँ पे बैटरी वर्क कर रही है, जो एक्सटर्नल एजेंट इसको स्लोली अंदर डाल रहा होगा वो वर्क कर रहा है, वर्क तो हो ही रहा है। नो वर्क इज डन, तो ये अजीब सा ही है। ए ऑप्शन छोड़ो, आगे देखो क्या है। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर स्लैब इज इंसर्टेड। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसके अंदर पहले से एनर्जी स्टोर्ड है वो लॉस हो रही है और उसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ ऐसा थोड़ी है, जब आप इसको डालते हो तो और एनर्जी आके स्टोर होती है ना, तो यहाँ की एनर्जी यूज करके अब वर्क हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना, और एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है बैटरी से। समझ आ रहा है बच्चों? बैटरी वर्क करके और एनर्जी दे रहा है, तो बी भी नहीं होगा। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ बैटरी, तो सी ऑप्शन होगा, बैटरी के कॉस्ट पे वर्क हो रहा है ना, बैटरी अपनी एनर्जी दे रही है और इसको अंदर आने में यहाँ पे वर्क हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है ना। पहले एनर्जी थी हाफ CV² और बाद में हो गई हाफ K × C × V²। डी का मतलब है कि कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है और ये एनर्जी दे रहा है, बट यहाँ कैपेसिटर के कॉस्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। कैपेसिटर की तो ये जितनी एनर्जी पहले थी उसमें और ऐड हो गई है। अगर ऐसा होता कि मान लो इसका 100 जूल है और जब आपने इसको रखा तो इसका 90 हो गया, तो 10 जूल इसका खर्च हुआ और इसने कुछ 50 जूल वर्क कर दिया ना। अगर इसकी भी एनर्जी जाती इसकी भी जाती तो बोलते दोनों के कॉस्ट पे रखना पड़ा है, लेकिन इसकी एनर्जी तो बढ़ गई है ना, जो भी वर्क हुआ सब इसने ही एनर्जी दी है, बैटरी नहीं दी है ना। तो आप बोलोगे बैटरी के कॉस्ट पे ये इसको रखा है आपने।
नेक्स्ट बताओ। हो गए बच्चे? सारे सारे हो गए डाउट? int x1 का फोर्थ, कहीं भी जंप मार जा रही है सर यू यार। int x1 का फोर्थ, int x1 का फोर्थ देखो। अब मेटेलिक सीट इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस पे क्या होगा? देखो अगर आप int x1 क्वेश्चन नंबर 4 इन टेक्स्ट ना, अगर आप कोई भी कैपेसिटर में कोई मेटल की सीट डाल देते हो, डाइलेक्ट्रिक वाली नहीं, मेटल की डालिए, तो मेटल के लिए तो के क्या लेते हैं? इनफाइनेट ना, क्योंकि अंदर का ई क्या हो जाता है? जीरो। ई बाई के इनफाइनेट है तभी तो ई जीरो होगा अंदर। अब इसके लिए सी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के इनफाइनाइट है तो ये टर्म कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? कैपेसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? इसको डालने की वजह से नीचे का टर्म पहले डी था, अब डी से डी माइनस टी हो गया, तो कैपेसिटी बढ़ गई कम हो गई? इंक्रीज हो गई ना। और इसमें कहीं हमने ये बात का यूज किया कि ये सीट को हमने बीच में कहाँ रखा है? यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, कहीं पे भी रखूं, उससे तो थोड़ी फर्क पड़ता है पोजीशन क्या है। थिकनेस बस उसकी देखनी है। हाँ अगर थिकनेस बहुत कम है, इसमें ऐसा कुछ लिखा है? थिकनेस कुछ लिखा तो नहीं है। हाँ अगर थिकनेस ये एकदम नेग्लिजिबल होता तो डी माइनस टी को आप डी लिख सकते थे, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना। अगर थिकनेस बहुत कम होती तो बोल सकते हो। एक्सरसाइज 1 का 67। तो होपफुली ये अब आज का लास्ट डाउट है। इसके बाद भी डाउट रह जाता है तो वीडियोज वगैरह रेफर कर लेना पुराने, और नहीं होगा तो फिर पूछ लेना अगर उधर नहीं मिलता है तो। 67 देखो क्या है। वेरी थिन बोला है तब तो इंक्रीज बहुत ही स्लाइट होगा, उसको तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। 58 तब तो अनचेंज ही बोलोगे यार। बहुत ही हल्का सा इंक्रीज होगा उसको तो यार, अब क्या बोला जाए? दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं कि बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ इसलिए इंक्रीज बोल दो, या बहुत हल्का सा हुआ इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दो। ये तो मर्जी पे है यार, इसका तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं है इस चीज का। अब 1 लाख रुपए में 1 रुपए ऐड हुआ है, तो आपको बोला जाए कि इंक्रीज हुआ है क्या 1 लाख रुपए, तो आप बोल दो इंक्रीज हुआ है, या बोल दो कि सेम ही है, क्योंकि 1 लाख में एक ऐड करने पे क्या फायदा? आइडियली देखा जाए तो 1 लाख में 1 रुपए ऐड हुआ है तो इंक्रीज तो हुआ ही है। बट अब देख लो यार, इसका तो मैं भी क्या ही बोलूं। ये तो अप्रोक्सीमेशन, कभी कुछ बोल देंगे कभी कुछ बोल देंगे। थिकनेस जीरो तो नहीं होगा, वेरी थिन बोला है तो नेग्लिजिबल है, बस यही बोल सकते हैं। 70 कौन सा था? 71 बताने जा रहा था ना। 67 अच्छा। 67 क्या है?
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए चार्ज इनसाइड द प्लेट। तो आपको बोला गया कि कोई हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। An uncharged metal bar of width 2 centimeter is fully charged into the capacitor. Is fully immersed into the capacitor. फिर से वही है कि एक मेटल का बार 2 सेंटीमीटर का हमने बीच में डाल दिया, इसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये मेटल है ना, मेटल है मतलब कि इसका इनफाइनाइट है। लेंथ ऑफ द मेटल बार इज सेम एज दैट ऑफ द प्लेट। तो अब आपको बताना है कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज रह जाएगा। तो इसमें देखो बच्चों, आपको पता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके डालने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ता है? डाइलेक्ट्रिक के डालने की वजह से क्या बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन जहां पे डाइलेक्ट्रिक होता है वहां पे ई बाई के हो जाता है, तो यहाँ के इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ जीरो हो गया ना, यहाँ पे ई हमारा जीरो हो गया है। तो अब आपका केवल कितना पार्ट रह गया? 2 सेंटीमीटर वाले पार्ट में तो ई जीरो है, तो बाकी 3 सेंटीमीटर में ई रह गया ना। तो अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ई इंटू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां का लगा दोगे, ई इंटू डी कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये कंप्लीट कर डालो। अब हम लोग कल की क्लास में मैग्नेटिज्म टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। ये मॉड्यूल अब अच्छे से कंप्लीट कर डालो ना, जो भी छोटे पॉइंट है सब सारा एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट करो। बाकी अगर कुछ डाउट वगैरह रह जाएगा तो अलग से पूछ लो। ठीक है, फिर क्लोज करता हूँ बच्चों, बाय बाय।